हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने डिजिटल आर्ट को एक ट्रेडिशनल पेंटिंग का लुक कैसे दे सकते हो। मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं आपको काफ़ी आसानी से बता सकता हूं क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से मैं खुद भी अपने डिजिटल पेंटिंग को एक ट्रेडिशनल पेंटिंग की लुक देता आ रहा हूं। और इसका मेन रीज़न है कि मुझे ट्रेडिशनल पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग और नॉस्टैल्जिया ड्रिवन लगती हैं। तो आपके अंदर ये सवाल ज़रूर आएगा कि अविनाश, अगर तू ट्रेडिशनल पेंटिंग ही सिखा रहा है तो तू ट्रेडिशनल पेंटिंग ही करके सिखा, तो डिजिटल में क्यों सिखा रहा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक काफ़ी बड़ा रीज़न है और वो है कन्वीनियंस। जब भी हम ट्रेडिशनल पेंटिंग करने बैठते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है और ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऑन द अदर हैंड एक डिजिटल आर्ट में उस कमिटमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस अपना आईपैड उठाओ और पेंसिल उठाओ, ड्राइंग करना चालू कर दो। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स नहीं दिखाने वाला हूँ जिससे आप एक डिजिटल पेंटिंग पे कुछ इफेक्ट्स लगा के आप उसे ट्रेडिशनल बना दो। मैं इसमें आपको वो प्रोसेस फॉलो करके दिखाने वाला हूं जो मैं ट्रेडिशनल पेंटिंग में करता हूं, सेम प्रोसेस मैं डिजिटल में करूंगा और जो फंडामेंटल जो हम ट्रेडिशनल आर्ट करते हुए सीखते हैं वो डिजिटल में भी सीख सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू मैं आपको 10 स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप एक डिजिटल आर्ट को ट्रेडिशनल पेंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। पर उससे पहले हमें चाहिए होगा एक रेफरेंस इमेज, और उस रेफरेंस इमेज को मैंने सुबह 6:30 बजे खींचा था इसी खिड़की से। तो स्टेप नंबर 1, टेक्सचर्ड ब्रश। बिल्कुल जैसे ट्रेडिशनल पेंटिंग में हम यूज़ करते हैं, मेरे पास एक फ्लैट टेक्सचर ब्रश है। तो टेक्सचर के लिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ग्लोमिंग ब्रश की ओर जाना, जो काफ़ी ज़्यादा वाटर कलर और एक वॉश पेंटिंग का वाइब दे सकती है अगर आप चाहो तो। और इन सम केसेस मैं अपना एक कस्टम ब्रश यूज़ करूँगा जिसको मैं बियर्डमैन फ्लैट बोलता हूँ। अगर आपको बियर्डमैन फ्लैट ब्रश चाहिए तो आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन पे और वहाँ पे जाके आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। तो आपके पास जब ये 2 ब्रशेस हो गए हों तो हम आगे बढ़ते हैं और हम पहली चीज़ जो करते हैं वो है अंडर पेंटिंग। अब मैंने आपको बताया था कि ये 6:30 बजे सुबह का टाइम है और उस टाइम सनराइज़ हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ग्लो रहे पूरे पेंटिंग में, और ग्लो एक काफ़ी ब्राइट येलो कलर से आता है। तो मैं ट्रेडिशनल अपने पेंटिंग्स में भी मैं ऐसी ग्लो लेके आता हूँ, तो वही सेम ग्लो मैं यहाँ लेके आऊँगा। फिर हम पहुँचते हैं स्टेप नंबर 3 में, जहाँ पे हमें यूज़ करना है सिर्फ एक लेयर। अब सोचिए, आप जब ट्रेडिशनल पेंटिंग कर रहे हो तो आप उस पर अंडर पेंटिंग करो, उसके ऊपर लाइन वर्क करो, आप कुछ भी करो, आपके पास कोई लेयर्स का ऑप्शन नहीं होता। तो सेम क्राइसिस हमारे लाइफ में भी आनी चाहिए जब हम डिजिटल आर्ट कर रहे हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि हम एक ही लेयर को स्टिक करें। इवन इफ़ आपको अगर लाइन वर्क भी बनाना है तो मैं इसे सेम लेयर में बना रहा हूँ ऑन टॉप ऑफ द अंडर पेंटिंग। ठीक है, इसके काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। पहली बात तो लेयर्स अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो, एट सम पॉइंट आपकी पेंटिंग में आपको कन्फ्यूजन होगी, और वो कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आप पेंटिंग छोड़ दो। ठीक है, तो इसके लिए ये काफ़ी सिंपलिस्टिक प्रोसेस हमें रखना होगा जैसे हम ट्रेडिशनल का रखते हैं, क्योंकि इसमें हम टेक्निकलिटी से ज़्यादा डील नहीं करके हम फंडामेंटल से ज़्यादा डील कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसमें एक ही लेयर यूज़ कर रहे हैं और सारी जो लाइन वर्क है मैं उसी लेयर में कर रहा हूँ। अब उससे क्या होगा, आप जैसे ही आप इरेजर यूज़ करोगे आपको पीछे का वाइट बैकग्राउंड दिख जाएगा, तो आप अपनी पेंटिंग्स में इरेजर नहीं यूज़ कर सकते। सिमिलर टू, वेरी मच सिमिलर टू हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग जिसमें इरेजर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे ही मैंने अपने ब्रश और पेंट्स की इस्तेमाल करना चालू कर दिया, अब इसमें मैं जो भी इरेजर लगाऊँ कुछ होने वाला तो है नहीं दोस्तों, है ना। तो इसकी वजह से इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना है अपनी पेंटिंग्स में। और अगर इरेज करने की नौबत आती है तो हम ईजिली बैकग्राउंड वाला जो कलर है उसे ही पिक करके हम उसके ऊपर पेंट कर देंगे। तो अब आपने लोकल कलर्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया अपनी पेंटिंग में। और जैसे हम स्काई को पेंट करते हैं, अगर आप रेफरेंस इमेज देखते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेडेशन आ रहा है स्काई में। आप क्लाउड्स को भूल जाओ एक बार के लिए, और अगर ब्लू कलर ही देखो तो ऊपर पर्पलिश ब्लू से स्टार्ट होते हुए नीचे आते आते स्काई ब्लू हो रहा है, फिर येलोइश ब्लू होते हुए हल्का सा ऑरेंज होता है, फिर पिंक होने लगता है ना। तो ये जो ग्रेडेशन है इसे मैं अगर ट्रेडिशनल पेंटिंग में लाऊंगा तो मैं ब्लेंडिंग तो करूंगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी थिक पेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे बीच के भी पेंट्स बनाने पड़ेंगे। और मेरे पैलेट में उस टाइम वो दोनों कलर्स होने चाहिए जो मैंने पेंट किए हैं दोनों तरफ, तो उन दोनों के बीच का कलर मैं आसानी से बना सकता हूँ और पहले या सेकेंड गो में ही मैं वो पेंट ला सकता हूँ। अब सिमिलरली अगर आपको डिजिटल में भी सेम काम करना है, पेंट बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहली चीज़ तो मैं कि ब्लेंड ब्रश को तो मैं कतई यूज़ नहीं करता दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वाला पेंट लेता हूँ और उसको हल्के हाथों से दूसरे वाले पेंट के ऊपर पेंट करता हूँ कि एक ट्रांसलूसेंट सा लेयर बन जाए। उस पेंट को मैं उठाता हूँ और ये इन दोनों का एक मिड टोन हो चुका है। ठीक है, अब इसका अगर मैं चाहूँ तो मैं वैल्यू चेंज ना करके मैं इसका सिर्फ ह्यू चेंज करूँगा आउटसाइड वाले रिंग में प्रोक्रिएट के ब्रश स्टूडियो कलर स्टूडियो पे, और उसके बाद आप इसमें पेंट करके आप बीच के टोन्स काफ़ी आराम से लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ब्लेंडिंग यूज़ मत करो और आप पेंट अपने आप बनाओ।
अब जब हम पेंट अपने आप बनाने लगते हैं अपने ट्रेडिशनल पेंटिंग में भी, तो क्या होता है कि हर बार हम ना चाहते हुए भी अलग अलग पिगमेंट आती है। और पेंटिंग की खास बात यही है कि इन अलग पिगमेंट्स की वजह से ही, इन अलग कलर्स की वजह से ही एक मिस्टीरियसनेस आती है, एक ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है, और अगर कोई व्यूअर देख रहा हो उस पेंटिंग को तो वो और उसमें खो जाता है ना। तो सेम चीज़ हमें वापस से डिजिटल में भी करना है। तो डिजिटल में करने के लिए जब भी हम पिछले स्टेप में जैसे मैंने बताया आपको कि कलर ब्लेंडिंग के टाइम पे बीच का जो अपना कलर उठा लिया है, तो हर बार पेंट करने के टाइम पे आप हल्का सा उसका ह्यू या सैचुरेशन आप शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पिंक से ऑरेंज से ग्रीन हो जा रहा है ये सब, तो इन सबको मैं थोड़ा इग्नोर करूँगा। जो भी शिफ्ट हो रहा है मैं चाहूँगा कि वैल्यूज़ उनका मैच करे। आप उसको ब्लैक एंड वाइट करके हमेशा देख सकते हो कि वैल्यू कैसा जा रहा है, पर उसके जो ह्यू और सैचुरेशन है आप उसको थोड़ा सा शिफ्ट करो और आपकी पेंटिंग में अलग अलग ब्रश स्ट्रोक्स और उसके टेक्सचर भी अपने आप निकल के आएंगे, क्योंकि सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सारे स्ट्रोक्स अपने आप में अलग अलग नेचुरली बन के आएंगे। ट्रेडिशनल पेंटिंग्स अगर काफ़ी टेक्सचर्स वाली हो तो उसमें एक मिस्टीरियसनेस होती है, मिस्टीरियसनेस होता है वर्ड शायद होता हो, तो वो होता है। तो उसकी वजह से लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो सेम चीज़ हम ये डिजिटल में भी कर सकते हैं। अब जब हम बिल्डिंग्स को पेंट करने पहुंचते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्विक शेप्स का इस्तेमाल मत करो। जैसे मैं इस फ्लैट ब्रश से अपने ट्रेडिशनल पेंटिंग पे आराम से ये लंबे लंबे लाइंस बना सकता हूँ। मैं डिटेल्स पे जा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि छोटा सा कैनवस है। सिमिलर टू दैट मैं बियर्डमैन फ्लैट ब्रश, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हो, तो उससे आप बिल्डिंग्स को ऐसे आराम से बना सकते हो। आपको ये टेक्सचर ग्लोमिंग ब्रश से ये प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो ये फ्लैट ब्रश से बिल्डिंग्स काफ़ी आसानी से बन जाती हैं। और आप रेफरेंस में देख सकते हो कि जो बिल्डिंग्स काफ़ी डार्क है, ठीक है, और अगर हम इस सेम डार्कनेस को डिजिटल पेंट में आराम से ला सकते हैं। पर आपको एक चीज़ याद रखना है दोस्तों कि आप जब एक पेपर पे पेंट कर रहे हो तो वो बैकलिट नहीं है ना, उसमें तो कोई लाइट नहीं है, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट कम रहता है। उसका जो सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट होता है उस पेपर का ही वाइट कलर होता है, और जो सबसे डार्केस्ट पेंट होता है वो आप ब्लैक पेंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन उन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है ना। अब मान लीजिए कि आपके पास एक डिवाइस है जिसके स्क्रीन की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है कि वाइट एकदम ऐसा लगे कि लाइट जल रहा है, और ओलेड स्क्रीन आने लग गई जिसके ब्लैक स्पॉट्स में स्क्रीन एक्चुअली बंद हो जाता है। तो उस ब्लैक और वाइट के बीच का कॉन्ट्रास्ट काफ़ी हाई होता है ना। ये डिजिटल में होता है, स्क्रीन्स में होता है, लेकिन अगर आपको अपनी पेंटिंग को ट्रेडिशनल लुक देना है तो उस कॉन्ट्रास्ट को काफ़ी लो करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रास्ट को हम इस ग्राफ समझते हैं कि मान लीजिए कि ये डिजिटल आर्ट है और इसमें आपके पास कॉन्ट्रास्ट का रेंज है 0 to 10, 10 बीइंग ब्लैक एंड 0 इज वाइट, और इसके बीच में पूरा आपका वैल्यू का रेंज है। आप अगर वैल्यू सीखना चाहते हो काफ़ी आराम से 7 मिनट के अंदर, तो ऊपर ये वीडियो का लिंक है, आप वो देख सकते हो, पर इस वीडियो के बाद। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप 0 to 10 आपके आईपैड में आप यूज़ कर सकते हो, पर आपको कॉन्ट्रास्ट रेंज कम करना है तो आप इसमें कॉन्ट्रास्ट रेंज भी कम कर दो, और आप मे भी इसको 8 और 2 के बीच में करो। तो उसी को ही हम यहाँ भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने डिजिटल आर्ट में। अब देखिए दोस्तों, मैं रेफरेंस में ये ब्लैक कलर्स काफ़ी आसानी से देख सकता हूँ, और मैं खुद को किसी तरह रोक रहा हूँ कि मैं लाइटर टोन्स ऑफ द सेम कलर यूज़ करूँ, और उन्हीं लाइट टोन्स को आप ग्रे मत रखो, आप उस पर हल्का सा ब्लू या पर्पल या पिंक के शेड रखो, ठीक है। सेम तरीके से जैसे हमने स्काई पेंट किया था, ब्रश स्ट्रोक्स दिखने चाहिए, उसी तरीके से आप ह्यू चेंज करते हुए हल्के से डार्क कलर से इन बिल्डिंग्स को भी पेंट कर सकते हो। 9th स्टेप है कि आपको एनालॉग चार्म को मेंटेन करना है। अब आप जैसे अपने पेंटिंग के एंड में पहुंच रहे हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स बचे हुए हैं क्लाउड्स के आसपास और बिल्डिंग्स के भी बीच में, जहाँ पे ये येलो कलर्स दिख रहे हैं, तो मैं उन्हें टच नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा और उन येलो कलर को चमकने दूंगा, ठीक है। अब आप इससे ओवरबोर्ड मत जाना, इसमें आप बहुत ही ज़्यादा जगह मत छोड़ना है, बहुत ही कम जगह मत छोड़ना है लास्ट में, पर आप ये कलर्स छोड़ सकते हो और ये चमक लेके आएगी आपकी पेंटिंग में। अब इससे क्या होता है कि जो भी इंसान आपकी पेंटिंग देखेगा उसके दिमाग में अलग कहानियाँ चल रही होंगी, ठीक है। और आपका मेन मोटो यही होना चाहिए कि कोई भी इंसान आपकी पेंटिंग एक बार खड़े होकर देखने लगे तो वो थोड़ी देर तो एटलीस्ट देखे, है ना। और फाइनली जब मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई हो और आपकी भी होपफुली हो गई हो, तो उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर करता हूँ दोस्तों, मैं इंटरनेट पे जाता हूँ और एक पेपर का टेक्सचर ढूंढता हूँ, मे बी वाटर कलर 300 GSM पेपर का टेक्सचर ढूंढता हूँ हाई रेजोल्यूशन में, फिर उसे डाउनलोड कर मैं लेके आके इस पेंटिंग के ऊपर लगा देता हूँ। आप बोल रहे हो कि ये तो पूरा वाइट पेपर टेक्सचर आ गया इसके ऊपर, अब क्या कर सकते हैं हम इस पर। तो उसके लिए हम उस पेपर टेक्सचर के लेयर पर जाएंगे और हम इस वाइट पेपर के नॉर्मल सेटिंग्स को चेंज करके हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही करता है, यहाँ पे देखो अब एक पेपर का टेक्सचर आ जा रहा है ना। और इसी तरीके से आप डिजिटल पेंटिंग को एक ट्रेडिशनल लुक आराम से दे सकते हो। और मैंने दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन भी किया है, तो देख सकते हैं कि इसमें सिमिलरिटीज़ जो हैं वो फंडामेंटली काफ़ी सिमिलर हैं। ट्रेडिशनल पेंटिंग में भी अगर मुझे ब्राइटनेस निकालना था तो मुझे बैकग्राउंड को हल्का सा डार्क करना था। तो इन 10 स्टेप्स की वजह से आप अपने डिजिटल पेंटिंग और ट्रेडिशनल पेंटिंग का लुक आराम से दे सकते हो, और साथ ही साथ आप काफ़ी फंडामेंटल सीख सकते हो अपने पेंटिंग प्रोसेस में। मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता हूँ, आप उन्हें देखो और बताओ आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो पे। बाय।